हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रीलिम्स और मेन संबंधी जिनमें प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मेन संबंधी किस तरह से आंसर राइटिंग की जा सकती है। अगर हम बात करें इस पीडीएफ की, तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @घटना सूत्र में जा सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के प्रश्न की बात करें, मुख्य परीक्षा के जो संबंधी जो प्रश्न है उसके बारे में, कि भारत 2025-26 में उच्च आर्थिक विकास या हाई इकोनॉमिक ग्रोथ बनाने का लक्ष्य रखता है। टारगेट है हमारा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हाई रहे। इसके लिए कौन कौन से माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेज हैं, कौन कौन से माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेज है जिनका अभी फेस हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्लोबली अगर देखें, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, अनिश्चितता देखने को मिल रही है, फिजिकल रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, स्लो डोमेस्टिक जो कंजप्शन है वह देखने को मिल रहा है। उसकी समस्या को भी यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। इंट्रोडक्शन आपको कैसे शुरू करना है। इंट्रोडक्शन में आप बताना है कि भारत देखिए प्रमुख अर्थव्यवस्था ऐसी 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 इकोनॉमी है जो लगातार आप देखिए 6-7% के आसपास से जीडीपी ग्रोथ जिसकी कर रही है। 2023-24 में 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमने दर्ज की, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो अगर आप देखेंगे, जो भारत की जो विकास दर ग्रोथ रेट को यहाँ पे बताता है, लेकिन उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर आपको यहाँ पे चैलेंजेस की बात करनी, चुनौतियों की बात करनी है, जैसे ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वैश्विक जो अस्थिरता चल रही है, रूस यूक्रेन वार चल रहा है, इजराइल का जो गाजा के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके अलावा भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस संबंध में यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। फिर इसके अलावा और क्या एग्जांपल दे सकते हैं, अलग अलग बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी अलग अलग देशों की अलग अलग जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कभी क्या करते हैं ब्याज दर कम करते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। खासतौर पर यूएस फेडरल बैंक द्वारा ये देखा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मनी की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है, जो कहीं ना कहीं एक चैलेंज यहाँ पे उत्पन्न करती है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी सुस्ती, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, है ना। इसके अलावा आप देखा वर्ल्ड बैंक होगा, आईएमएफ है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो डिसीजन है पार्शियल देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो अथॉरिटेरियन जो रिफॉर्म्स है, अथॉरिटी को लेकर जो रिफॉर्म्स हुआ देखने को नहीं मिलता, ये एक चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ आप देख सकते हैं फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड भी चैलेंज दिखाई दे सकते हैं आपको। जैसे अगर आप देखोगे अभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है भारत में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट है, कुछ चीज़ खरीदी है, उन सब के खर्चा यहाँ पे ज़्यादा है। पूंजीगत खर्चा था, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी यहाँ पे दिखाई नहीं देता, आर&डी पर उतना खर्चा दिखाई नहीं देता, जो कहीं ना कहीं एक चैलेंज यहाँ पे क्रिएट करता है। इसके अलावा इसके अलावा आप देख सकते हैं बैंकों का जो घाटा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस संबंध में यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा के बेस्ड रिकवरी, के बेस्ड इकोनॉमी, के रिकवरी का क्या होती है कि एक सेक्टर तो है जो लगातार ग्रोथ कर रहा है, वहीं बहुत सारे सेक्टर नीचे की तरफ लगातार जाते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, कि जो कहते हैं कि ओवरऑल भले में जीडीपी ग्रोथ दिखे, लेकिन जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बेरोजगारी समस्या देखने को मिल रही है लगभग 17% के आसपास। हालाँकि डाटा कुछ और कहते हैं, लेकिन रियल में अगर देखें तो लगभग इतनी बेरोज़गारी दिखाई देती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो बता सकते हैं कि देखिए भारत की अर्थव्यवस्था ज़रूर यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन एसडीजी को जो चैलेंजेज़ है, एसडीजी को जो हमारा टारगेट है 2030 तक का, उसको अगर नया डालें तो गरीबी है, भुखमरी, निर्धनता, बेरोज़गारी है, आवासन, उन सभी समस्या यहाँ पे अभी भी लगातार यहाँ पे बनी हुई है। उनको यहाँ पे टैकल करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। अगला प्रश्न बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई के उभार में भारत के पेशेवर क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहे हैं। इसके अलावा एआई चालित स्वचालन का कुशल रोजगार पर प्रभाव विश्लेषित करें। मतलब एआई को लेकर अगर आप देखें, जो इंडिया में जो पेशेवर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं। इसके अलावा जो एआई का ऑटोमेशन है और स्किल में या एम्प्लॉयमेंट का जो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वर्क फोर्स पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे उसको री स्किलिंग करने के लिए हो जाए, और जो स्ट्रैटेजी बनाने संबंध में उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है आपको बताना है। तो आप यहाँ पे परिचय में बताएं, कुछ एआई टूल के बारे में बताएं, जैसे चैट जीपी है, डायलॉग कैपिलोट है, इनका तेजी से यहाँ पे विकास यहाँ पे चल रहा है। भारत किसी आईटी सेवा क्षेत्र की बड़ी कार्यबल, यहाँ पे आपको पता है कि भारत में बहुत वो जो वर्क फोर्स बहुत बड़ी है। इसके अलावा अगर आप देखें डेमोग्राफी डिविडेंड के दिशा में भारत यहाँ पे अभी खड़ा हुआ है, जहाँ पे 65% जो आबादी यूथ है। तो इस संबंध में एआई की उपयोगिता यहाँ पे बढ़ी जाती है। एआई का कुशल रोजगार पर प्रभाव आप बता सकते हैं। आप यहाँ बता सकते हैं कि जैसे उत्पादकता बनाम रोजगार संघर्ष, कंपनियां
जेएनएआई को अपनाकर अपना जो अपनी दक्षता है उसको बढ़ा रही हैं, लेकिन बेरोजगारी विकास हो सकता है, बेरोजगार विकास हो सकता है जहाँ उत्पादन बढ़े और रोजगार स्थिर रहते। इस तरह से कंडीशन देखने को मिल सकती है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन अभी रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इसके अलावा कौशल की मांग यहाँ पे और स्किल डेवलपमेंट की मांग हो रही है। एआई है, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन लर्निंग, इन संबंध में यहाँ पे बात हो रही है कि इन संबंध में यहाँ पे शिक्षित होने की आवश्यकता यहाँ पे है। इसके अलावा रिस्किलिंग की बात हो यहाँ पे हो रही है, तो चाहे एआई में जो जो टूल्स हैं उसकी उसके संबंध में यहाँ पे नए नए स्किल सिखाने की बात हो रही है, नए 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 यहाँ पे सेमिनार्स की आवश्यकता है जहाँ पे लोगों को रिस्किलिंग यहाँ पे किया जा सके। इस संबंध में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, एकेडमिक्स है, इसके अलावा गवर्नमेंट है। इन तीनों को मिलकर यहाँ पे कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे जो भी डिमांड है यहाँ पे, चाहे मशीन लर्निंग हो, एआई टूल्स हो या किसी संबंध में हो, उस तरह से यहाँ पे पढ़ाई की जाए, उस तरह से यहाँ पे सिलेबस को डिजाइन किया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। ऐसा नहीं है कि पढ़ के भी बेरोजगार घूमे, तो ये समस्या देखने को ना मिले। उसके अलावा श्रम बाजार सुधार, लेबर कोड रिफॉर्म्स की बात की जा सकती है यहाँ पे, कि इसकी आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ह्यूमन एआई कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे डिमांड है जिसको यहाँ पे हम यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। और एआई से एआई को जो हम क्या है, जो कहीं ना कहीं जो चैलेंज भी बन सकता है, उसको हम यहाँ पे एक अवसर या अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। कौन कौन से एमसीक्यू आज चर्चा में है, जैसे कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। अब कोस्ट लाइन पैराडॉक्स के संबंध में पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बात कर रहा है कि एक निश्चित स्थिर मान है जिसे सटीक रूप से मापा जाता है। दूसरा, केवल भौतिक बदलावों में जैसे कटाव भूमि पुनः प्राप्ति के कारण बदलती है। तीसरा, मापन के पैमाने उपकरण की संकल्पना पर निर्भर करती है, इससे सूक्ष्म मापन लंबी दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर सी होगा। कोस्टलाइन पैराडॉक्स एक गणित लुईस फ्राई रिचर्ड्स द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत है, जिसमें बताया गया था जो तटीय रेखा है, कोस्टलाइन है, उसकी लंबाई मापन के पैमाने के घटने पर, अर्थात अधिक माइक्रो लेवल पर वह बढ़ जाती है। तो कोस्टलाइन पैराडॉक्स, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अभी आपको पता है कि जब कोस्टलाइन का मेजरमेंट हुआ तो पता चला कि भारत की जो कोस्टलाइन है ज़्यादा है, बढ़ गई है। इस संबंध में यहाँ पे था, तो यहाँ पे लुईस फ्राई रिचर्ड्स हैं, उनका एक सिद्धांत जो कहते हैं कि अगर माइक्रो लेवल पर आप क्या करें, स्टडी करेंगे कोस्टलाइन की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो कौश की लंबाई वो बढ़ गई। इसी कॉस्टलाइन पैराडॉक्स यहाँ पर इन्होंने कहा। प्रश्न क्रमांक 2, दक्षिण अफ्रीका कुछ हिस्सों में हाल में भूमि उठान उत्थान की घटना वैज्ञानिकों ने दर्ज की है। इस भूवैज्ञानिक घटना का प्रमुख वैज्ञानिक कारण क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? इसका सही ऑप्शन क्या है? पहला, ग्रेट एस्कारपमेंट के साथ टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव। इसके अलावा हाई वेल्ड पठार में ज्वालामुखी गतिविधियों की वृद्धि। तीसरा, सतही भूजल द्रव्यमान के नुकसान के कारण इलास्टिक रिबाउंड। और चौथा, तटीय दुबान के कारण आंतरिक भूमि का सापेक्षिक उत्थान। यहाँ पे चार यहाँ पे चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी। दक्षिण अफ्रीका में भूमि उत्थान का कारण पृथ्वी की पपड़ी पर इलास्टिक रिबाउंड है। जब सतह से विशेषकर भूजल का द्रव्यमान कम होता है, तो यहाँ पे पपड़ी धीरे धीरे उठती है। इस संबंध में यहाँ पे प्रश्न था जिसको हमने यहाँ पर देखा। प्रश्न क्रमांक 3 बात करेगा किसके संबंध में? भारत पूर्वानुमान प्रणाली, बीएफएस के संबंध में बताना है। इसे भारतीय इसरो के उपग्रहों में मौसम पूर्वानुमान बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। गलत बात है यहाँ पे। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत पुणे में आईआईटीएम द्वारा इसे विकसित किया गया। तो किसके द्वारा? आईआईटीएम द्वारा यहाँ पे इसे विकसित किया गया है। दूसरा, ये अर्का सुपर कंप्यूटर पर चलता है और पंचायत स्तर पर पूर्वानुमान प्रदान करता है। दूसरा, तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है बिल्कुल। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सही क्या होगा? केवल दो। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 4, तेल रिसाव के संबंधित कानून ढांचे के संबंध में बताना है आपको। सॉरी, पहला ऑप्शन क्या है? मार्पोल कन्वेंशन भारत का घरेलू कानून है जो भारतीय तटरक्षक को प्रदूषण के जहाजों का अभियोजन करने का अधिकार देता है। अब ये सही है गलत है? पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये घरेलू कानून नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो 1958 के बाद बना था। ठीक है। हाँ, बाद में दूसरा कथन, आईएमओ के तहत 1990 का ओपीआरसी कन्वेंशन मुख्यतः तेल रिसाव के लिए मुआवजे निर्धारित करने पर केंद्रित। ये भी गलत है। ये तेल रिसाव के लिए केंद्रित नहीं है मुआवजा। मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय तेल मुआवजा फंड सिविल लाइबिलिटी कन्वेंशन के तहत आता है। तो इस कन्वेंशन के तहत नहीं, बल्कि ये सिविल लाइबिलिटी कन्वेंशन सीएलसी के तहत आता है, ओपीआरसी कन्वेंशन के तहत नहीं आता। तीसरा, क्योंकि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक है। तो तीसरा कथन यहाँ पे सही हो जाता है। तो केवल एक कथन यहाँ पे सही होगा। लास्ट प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, भारत में राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना के अनुसार समुद्री प्रदूषण की घटनाओं का जवाब देने और प्रबंधन के लिए कौन सी प्राधिकृत एजेंसी या प्राथमिक समन्वयकारी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका सी, भारतीय तटरक्षक।
ये चीज़ इसका सही आंसर होगा। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।